चैप्टर 4 कॉन्शियसनेस में ड्रीम्स के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन मोड AIM मॉडल, जिसमें हॉब्सन और कोलीग्स ने ये बोला था कि जितने भी हमें ड्रीम्स आते हैं उससे हमारी मेमोरी या पास्ट एक्सपीरियंस का कोई वो रिलेशन नहीं होता है। वो बेसिकली जो हमारे पूरे दिन में या लास्ट फ्यू डेज में जो एक्टिविटीज हमने देखी हैं उनसे रिलेटेड रैंडम चीजें होती हैं जो हमें ड्रीम में नजर आती हैं। तो ये AIM मॉडल था जो ड्रीम को डिस्क्राइब कर रहा था। उसके बाद केल्विन हॉल ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने ये इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की थी कि लोग जो हैं जो ड्रीम करते हैं वो किस बारे में ड्रीम करते हैं। सो केल्विन हॉल कलेक्टेड 10,000 ड्रीम्स एंड कंक्लूडेड दैट उन्होंने 10,000 ड्रीम्स का डेटा कलेक्ट किया था और मोस्टली उन्होंने ये कंक्लूड किया लास्ट में कि जो मोस्ट ड्रीम्स है ना वो हमारे एवरीडे लाइफ में जो चीजें होती हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब डे टू डे हम जो देखते हैं लाइफ में चीजें या डे टू डे जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ड्रीम्स। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे इन्होंने बताई थी कि ऑलमोस्ट मोस्ट पीपल ड्रीम इन कलर बट पीपल हु ग्रू अप इन द एरिया ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन समटाइम्स हैव ड्रीम्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब हम सब लोग कलर्ड सपने देखते हैं। मतलब जो लोग हम जैसे टीवी कलर्ड हो गया आजकल तो हमें सपने भी उसमें कलर्ड दिखते हैं, लेकिन जो लोग उस टाइम पे बॉर्न हुए थे जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का फैशन था तो उन लोगों को कलर्ड भी आते हैं और सपने ब्लैक एंड व्हाइट में भी आते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज इन्होंने यहाँ पे जो अपना स्टडी में देखी थी। और एक चीज इन्होंने ये बताई थी कि जेंडर डिफरेंसेस भी हैं हमारे ड्रीम्स में। जेंडर डिफरेंसेस मतलब अगर मेल सपने देख रहे हैं तो वो कुछ डिफरेंट टाइप के उसमें कुछ नजर आ रहा है पैटर्न, और फीमेल जो सपने देखती है उनमें कुछ पैटर्न अलग दिखता है। एंड दोज डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय हार्मोनल जेनेटिक इन्फ्लुएंस। अब ये डिफरेंसेस क्यों है? एक तो हार्मोन्स की वजह से, हमारे जीन्स की वजह से, ये दोनों अलग अलग हैं। कुछ हमारे सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, हमारे कल्चर की वजह से है कुछ, और दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये इस तरह के ड्रीम्स जो है दोनों उसको अलग अलग नजर आते हैं जेंडर्स को। तो एक बुक है फाइंडिंग मीनिंग इन ड्रीम्स बाय डॉक्टर विलियम डॉमहॉफ, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अक्रॉस मैनी कल्चर्स मेन मोर ऑफन ड्रीम ऑफ अदर मेल्स वेयर आर वुमेन टेंड टू ड्रीम अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली। कि जो मेन है वो ऑफनली दूसरे मेल्स के रिगार्डिंग ही कोई ड्रीम देखते हैं, लेकिन जो वुमेन है वो अपने ड्रीम में मेल्स फीमेल्स दोनों के इक्वली रिलेशन में ड्रीम देखती हैं। तो ये इन्होंने अपनी बुक में इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। Men across various cultures also tend to have more physical aggression in their dreams। और men जो ड्रीम्स देखते हैं उनमें ज्यादातर फिजिकल एग्रेशन ज्यादा होता है उनके ड्रीम्स में, और वुमेन में क्या होता है उनके ड्रीम्स में वो विक्टिम होते हैं एग्रेशन के, क्योंकि बेसिकली कल्चरल इफेक्ट भी इसमें नजर आता है ना। डॉमहॉफ ऑल्सो कंक्लूडेड दैट वेयर देयर आर डिफरेंसेस इन द कंटेंट ऑफ ड्रीम्स अक्रॉस कल्चर द डिफरेंसेस मेक सेंस इन लाइट ऑफ कल्चर्स पर्सनैलिटी। मतलब वही है कि कल्चर के बेस पे अलग अलग तरह के ड्रीम्स भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, अमेरिकन कल्चर इज कंसिडर्ड फेयरली एग्रेसिव व्हेन कंपेयर्ड टू द कल्चर ऑफ नीदरलैंड्स। द एग्रेसिव कंटेंट ऑफ द ड्रीम इन बोथ कल्चर रिफ्लेक्ट द डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे दो इन्होंने कंपेयर करे हुए हैं कल्चर, एक अमेरिकन कल्चर और एक नीदरलैंड्स वालों का कल्चर। तो इनके कल्चर में ये फर्क है कि अमेरिकन को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है, तो ये चीज उनके ड्रीम्स में भी नजर आती है। तो कल्चर का बहुत इफेक्ट है। देयर आर लोअर लेवल ऑफ एग्रेशन इन द ड्रीम्स ऑफ दोज फ्रॉम नीदरलैंड्स। तो जो नीदरलैंड में रहने वाले जो मेन है उनके भी ड्रीम में एग्रेशन अगर दिखता है तो थोड़ा सा लोअर लेवल का होता है एज कंपेयर टू जो एक अमेरिकन उसके मेल की ड्रीम्स में होता है। तो कल्चर का इफेक्ट हो गया, जेंडर का इफेक्ट हो गया। गर्ल्स एंड वुमेन टेंड टू ड्रीम अबाउट पीपल दे नो, पर्सनल अपीयरेंस, कंसर्न्स एंड व्हाट। अब गर्ल्स और वुमेन है उनको किस टाइप के ड्रीम्स आते हैं? जैसे कि अगर लोगों के बारे में आ रहे हैं तो वो उन लोगों के बारे में होंगे जिन्हें वो जानती हैं, और पर्सनल अपीयरेंस के बारे में हो सकता है क्योंकि पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज्यादा एक कंसर्न टॉपिक होता है इन केस ऑफ फीमेल्स, या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स या उनके होम से रिलेटेड होता है।
बॉयज एंड मैन टेंड टू हैव मोर करेक्टर्स इन देयर ड्रीम्स। बॉयज और मैन के ड्रीम्स में करेक्टर ज्यादा होते हैं, जो आउटडोर या अनफेमिलियर सेटिंग्स में भी हो सकते हैं। अनफेमिलियर सेटिंग मतलब कोई बाहर के लोग भी जरूरी नहीं है, वही लोग हो जिन्हें वो जानते हैं। आउटडोर ऐसी जगह भी हो सकती है जहां वो कभी नहीं गए, और आउटडोर अनफेमिलियर सेटिंग्स भी हो सकती हैं जो, और नए लोग भी हो सकते हैं जिनसे वो कभी नहीं मिले। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगेन कल्चर का ही फर्क आ जाता है। मे इन्वॉल्व वेपन, टूल्स, कार, और इनके ड्रीम्स में वेपन्स, टूल्स, कार्स या रोड्स, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं जो जनरली हम एक मेल से ही रिलेट करते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस दिखता है यहाँ पे भी। और मेन ऑल्सो रिपोर्ट मोर सेक्सुअल ड्रीम्स यूजली विद अननोन एंड अट्रैक्टिव पार्टनर्स। और मेन के ही ड्रीम्स में देखा गया है कि ज्यादातर सेक्सुअल ड्रीम्स उनके होते हैं जो कि अननोन और अट्रैक्टिव पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं। इन ड्रीम्स पीपल रन, जंप, टॉक एंड डू ऑल द एक्शंस दे डू इन नॉर्मल लाइफ। तो ड्रीम में क्या होता है, लोग रन, भागते हैं, जंप करते हैं, बात करते हैं, वो सारी चीजें जो एक नॉर्मल लाइफ में वो करते हैं। नियरली 50% ऑफ ड्रीम्स रिकॉर्डेड बाय हॉल had sexual content, although later research has found lower percentages. तो स्टार्टिंग में तो यही था कि 50% ऑफ द ड्रीम जो उन्होंने रिसर्च की थी उसमें सेक्सुअल कंटेंट था, लेकिन लेटर ऑन जो रिसर्च ज्यादा हुई तो धीरे धीरे ये चीज कम होती गई। देन देयर आर ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, फॉलिंग एंड ट्राइंग टू डू समथिंग एंड फेलिंग। फिर ड्रीम्स और एक डिफरेंट तरह के ड्रीम्स हो गए, जैसे कि फ्लाई कर रहे हो, उड़ रहे हो, गिर रहे हो कहीं से, या कोई चीज ट्राई करते हो और फेल हो जाते हो उसमें। तो ये सारी चीजें भी ड्रीम्स में धीरे धीरे नजर आने लग गई, और ये सब ज्यादातर उसमें अपनी डे टू डे लाइफ या अपनी कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड दिखता था। अब इसमें यहाँ पे वो है इनका समरी दी हुई है ड्रीम्स की कि व्हाई डू वी ड्रीम। फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि हमारे जो विश फुलफिलमेंट होती है, जो हमारी बचपन में कोई विशेज होती है जो पूरी नहीं हो पाती है, या कॉन्फ्लिक्ट होता है, या डिजायर्स होते हैं हमारे जो अंदर दबे हुए होते हैं, वो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें ड्रीम्स में आते हैं। जिसमें उन्होंने दो कंटेंट दिए थे कि मैनिफेस्ट कंटेंट होता है जो एक्चुअली वो ड्रीम देख रहा है, लेटेंट कंटेंट होता है जो उसके पीछे हिडन या सिंबॉलिक मीनिंग है। एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि ड्रीम जो है ना रैंडम सिग्नल है जो हमारे ब्रेन में एक एरिया है पॉन्स, वो हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जो सिग्नल भेजता है उसके बेस पे जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है हमारी मेमोरीज को लेके, वो ड्रीम्स होते हैं। लेकिन एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन मॉडल ये बोलता है कि ड्रीम्स हमारी मेमोरी से नहीं होते, वो इंफॉर्मेशन हमारे जब हम जाग रहे होते हैं पूरा दिन में हमने जो जो चीजें करी है उससे रिलेटेड जो होती है वो ड्रीम्स होते हैं। और पीपल ड्रीम, वाई डू पीपल ड्रीम क्यों देखते हैं, बिकॉज जो भी उनके टिपिकली अबाउट इवेंट्स एवरीडे लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, क्या देखते हैं मतलब बेसिकली कि जो इवेंट्स उनके लाइफ में हो रहे हैं और कलर में होते हैं मोस्टली, और जेंडर और कल्चर का डिफरेंस नजर आता है ड्रीम्स में। तो ये हो गया ड्रीम्स की समरी। उसके बाद ये आता है क्विज है, एक बार इसको भी देख लेते हैं इस क्विज को आगे बढ़ने से पहले। सो पहला क्वेश्चन ये है कि इन फ्रॉइड्स थ्योरी द सिंबॉलिक कंटेंट ऑफ ड्रीम इज कॉल्ड। तो सिंबॉलिक कंटेंट हम किसको बोलते हैं फ्रॉइड की थ्योरी में, मैनिफेस्ट को, लेटेंट को, सिंबॉलिक या हिडन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लेटेंट कंटेंट, क्योंकि मैनिफेस्ट तो वो होता है जो एग्जैक्ट होता है। फिर विच ड्रीम थ्योरी स्टेट्स दैट ड्रीम्स आर सिंपली ब्रेन्स वे ऑफ एक्सप्लेनिंग रैंडम न्यूरल एक्टिविटी। कौन सी थ्योरी ये कह रही है कि ड्रीम जो है वो रैंडम न्यूरल एक्टिविटी होती है जो ब्रेन से होते हैं। तो ये एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस है। फिर अकॉर्डिंग टू हॉब्सन एंड कार्ले द डैश एरिया ऑफ ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द डैश क्रिएटिंग व्हाट वी इंटरप्रेट एज ड्रीम्स। तो यही वाली जो एक्टिवेशन सिंथेसिस से लेके ये लाइन है यहाँ पे आगे कि हॉब्सन और मैकाले ने क्या कहा था, कौन सा एरिया सिग्नल भेजता है, पॉन्स भेजता है, और कहाँ पे भेजता है, हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में भेजता है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर चौथा क्वेश्चन है द डैश लोब्स शट डाउन ड्यूरिंग ड्रीमिंग एक्सप्लेनिंग ऑफन बिजार नेचर ऑफ ड्रीम्स। हमारा कौन सा लोब है जो लॉजिकल थिंकिंग करता है और सोने के जब हम सोते हैं तो वो भी शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अजीब से ड्रीम्स आते हैं, तो वो है फ्रंटल लोब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शीला once had a dream in which she was trying to reach something important but couldn't. The harder she tried, the less she could move. It was like moving in a molasses. This is most likely explained by.
मतलब ये बोल रहे हैं कि ये किस वजह से हो रहा है कि शीला अपने ड्रीम में कहीं पहुंचने की कोशिश कर रही है पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है, और अपने सपने में जो हम हिल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, तो वो किस वजह से होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि हमारे को REM पैरालिसिस हो जाता है जब हमारी बॉडी वॉलंटरी मसल्स को इनहिबिट कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं इससे, ऑल्टर स्टेट में आते हैं। अब ऑल्टर स्टेट में हिप्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हिप्नोटाइज एक्चुअली होता क्या है, कैसे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हिप्नोसिस में चले जाते हैं, और क्या वो वैसे ही दिखता है जैसे टीवी में दिखाते हैं कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके आप उसे किसी भी तरीके से रिएक्ट करने के लिए वो कंपेल कर सकते हो। तो इसमें ऑल्टर्ड स्टेट लिया हुआ है क्योंकि हमारी कॉन्शियस स्टेट नहीं होती है, ऑल्टर्ड स्टेट होती है, हम पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होते। So, effect of hypnosis. Hypnosis is a state of consciousness in which person is especially susceptible to suggestion. Susceptible to suggestion का मतलब है वो ऐसी स्टेट होती है हमारे माइंड की जिसमें आप उस पर्सन को अगर कोई सजेशन दोगे तो वो उसको झट से मान लेगा। Although a lot of misunderstandings exist about hypnosis, it can be useful tool when properly managed. तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है हिप्नोसिस के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग जो समझते हैं एक्चुअली में वैसे होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर है कि इसको यूज जरूर करते हैं साइकोलॉजिस्ट किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा दिखाया जाता है। तो अब क्या होता है इसमें, स्टेप्स इन हिप्नोटिक इंडक्शन। So there are several key steps in including inducing hypnosis. Hypnosis किसी को करने के लिए बहुत सारे steps हैं. According to Druckmann and Jork, although every hypnotist may have a different style or use different words, these 4 steps are always present. मतलब सबके जितने भी hypnotist हैं सबका अपना अलग अलग तरीका है, कोई कुछ बोल के करता है, कोई कुछ दिखा के करता है, लेकिन ये जो steps हैं 4, ये steps उसमें common है। तो ये क्या स्टेप्स हैं? द हिप्नोटिस्ट टेल द पर्सन टू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। सबसे चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोकस, किसी चीज पे या उसकी किसी बात पे जो वो बोल रहा है उसके ऊपर हिप्नोटिस्ट अपने पार्टिसिपेंट को बोलता है कि फोकस करना है। तो पूरा फोकस उसका किसी चीज पे होना चाहिए। अब जैसे हम टीवी में देखते हैं कि कई बार वो कोई चेन या कोई लॉकेट हिला के दिखाते हैं, जरूरी नहीं है लॉकेट हो, ये भी हो सकता है कि हिप्नोटिस्ट कुछ बोल रहा है और हमें उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है। सेकेंड स्टेप ये होता है पर्सन इज टोल्ड टू रिलैक्स एंड फील टायर्ड। उस पर्सन को ये बोलते हैं कि आपने एक्टिव नहीं रहना है, आपने बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाना है बिल्कुल ही, और बिल्कुल बहुत ज्यादा जैसे थकने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं उस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल वैसे करना है जैसे कि आप थक गए हो बहुत ज्यादा। ये करना पड़ता है पर्सन को खुद, अगर वो खुद ऐसे नहीं फील करेगा तो वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाएगा। The hypnotist tells a person to let go and accept suggestions easily. यही है मेन चीज कि हिप्नोटिस्ट उसको बोलता है कि जो मैं बोलूंगा आप वो सुनोगे और भूल जाओगे लोग क्या देख रहे हैं या फिर उसके बाद क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा। मतलब ये आपकी मर्जी से आपको करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे तो आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो। आपको वो बोलेंगे कि अब आप एक काम करो, आप बाकी सब टेंशन भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या देख रहा है क्या सोच रहा है, आप जो मैं बोल रहा हूँ मेरे सजेशंस को एक्सेप्ट करो इजीली और एकदम रिलैक्स होके करो। द पर्सन इज टोल्ड टू यूज विविड इमेजिनेशन, और उसको बोला जाता है कि वो जितना ज्यादा डिफरेंट इमेजिन कर सकता है, जितना ज्यादा अलग इमेजिन कर सकता है, वो अपनी इमेजिनेशन को उतना यूज करके रिएक्ट करे। तो एक तरीके से पर्सन को ये फील करा देते हैं कि तू अब जो भी करेगा उसके लिए तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू अपने मन में जो आए वो कर, यहाँ पे फोकस तेरा होना चाहिए मेरी बात पे। तो इसमें विलिंगनेस होनी चाहिए उस पर्सन की जो कर रहा है। अगर वो विलिंग फिर भी नहीं हो रहा, अगर वो फिर भी कॉन्शियस है, वो फिर भी अगर उसको हेजिटेशन हो रही है तो वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। अभी ऐसा करते क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा वो करते हैं। द रियल की टू हिप्नोसिस सीम टू बी हाइटेंड स्टेट ऑफ सजेस्टिबिलिटी। हाइटेंड स्टेट ऑफ सजेस्टिबिलिटी का मतलब है कि जितना ज्यादा सजेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा ही हिप्नोसिस जो है वो इजीली हो पाएगा। पीपल कैन बी हिप्नोटाइज व्हेन एक्टिव एंड अलर्ट। एक नॉर्मल बंदा जो एक्टिव है, अलर्ट है, उसको हिप्नोटाइज तभी कर सकते हैं ओनली इफ दे आर विलिंग टू बी हिप्नोटाइज्ड। अगर वो चाहता है तो,
अगर वो नहीं चाहेगा तो वो हिप्नोटाइज कभी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ तभी होता है जब एक्चुअली में वो सारी चीजें करने को मान जाते हैं। Only 80% of all people can be hypnotized and 40% are good hypnotic subjects. तो अगर पूरी पॉपुलेशन का यहाँ पे देखें तो 80% लोग हैं जिनको हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं और 40% ऐसे हैं जो एक्चुअली में एक प्रॉपर हिप्नोटिक सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। People who fantasize a lot, who daydream and have vivid imagination, as well as people who get really into whatever task they are doing are more susceptible. तो कौन से लोग हैं जो जल्दी हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार हो सकते हैं? एक तो वो जो बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत सोचते हैं, जो डे ड्रीम बहुत करते हैं, दिन में बहुत ज्यादा सोचना किसी के बारे में, जो डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, दिन में सपने देखते हैं, उस टाइप के लोग जिनकी इमेजिनेशन ऑलरेडी बहुत विविड होती है, बहुत ही अलग और बहुत अजीब इमेजिनेशन क्रिएटिव होती है, और जब वो किसी काम को करते हैं तो एक्चुअली में उसमें घुस जाते हैं पूरे तरीके से। तो ऐसे लोग जो ज्यादा, जिनका फोकस बहुत अच्छा होता है एक पर्टिकुलर चीज पे, वो लोग हिप्नोटाइज इजीली हो सकते हैं। A test of hypnotic susceptibility or the degree to which a person is a good hypnotic subject often make use of series of ordered suggestion. The more suggestions in the order list the person responds to, the more susceptible the person is. मतलब इसको, इस चीज को देखने के लिए कि एक पर्सन अच्छे से हिप्नोटाइज हो पाएगा या नहीं, बहुत सारे एक सीरीज में उनको सजेशन दिए जाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि क्या वो हर सजेशन पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उससे पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं फैक्ट और मिथ पे। फैक्ट और मिथ में मतलब एक्चुअली में फैक्ट क्या है और मिथ क्या है, जो लोग बना के बोल देते हैं कि उसमें ऐसा होता है, जो गलत चीजें हैं। So books, movies and television programs have often misinterpreted the effect of hypnosis. हमने देखा है मूवीज में, टीवी में, बुक्स में कि किस तरीके से दिखाते हैं हिप्नोटाइज को, वो बिल्कुल ही मिस इंटरप्रिटेशन है, वैसा बिल्कुल नहीं होता। Although the popular view is that hypnotized person is acting involuntarily, the fact is that hypnotized person is really the one in control. टीवी में या मूवीज में ये दिखाया जाता है कि जो हिप्नोटाइज हो गया ना, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो इनवॉलेंट्री कर रहा है, मतलब वो उसको जबरदस्ती वो करवाया जा रहा है। जबकि इससे उल्टा होता है, जो हिप्नोटाइज पर्सन होता है ना, वो अपने आप के पूरे कंट्रोल में होता है। इनफैक्ट द हिप्नोटिस्ट में ओनली बी अ गाइड इनटू अ मोर रिलैक्स स्टेट while the subject actually hypnotizes himself or herself. तो होता क्या है, जो हिप्नोटिस्ट होता है ना, वो सिर्फ उसे गाइड कर रहा है, सब्जेक्ट अपने आप को खुद हिप्नोटाइज होने देता है, वो खुद अपने आप को बहुत ही रिलैक्स स्टेट में लेके जाने के लिए खुद फोर्स करता है, जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो हिप्नोटाइज हो रहा है उसको हिप्नोटिस्ट जो है वो तो सिर्फ उसको गाइड कर रहा है कि उसको कैसे होना है। So relax, you won't be committing any immoral acts or doing anything really objectionable. तो इसीलिए क्या होता है, जो हिप्नोटाइज हो जाते हैं जो लोग, वो कभी भी अपने उस स्टेट में कोई गलत काम नहीं करते। जैसे उसको आप हिप्नोटाइज करा के ये नहीं बोल सकते कि जाके किसी का खून करके आ जाए या किसी का एक्सीडेंट कर दे, क्योंकि वो पूरा अपने कंट्रोल में होते हैं, वो इतना उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मिस इंटरप्रिटेशन है जो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है। पीपल कैन नॉट बी हिप्नोटाइज अगेंस्ट देयर विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि बिना अपनी मर्जी के आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। अगर वो 1% भी कहीं ना कहीं वो हो जाता है डाउटफुल कि मुझे नहीं होना है, तो वो नहीं होगा हिप्नोटाइज। द टेंडेंसी टू एक्ट एज दो their behavior is automatic and out of control is called basic suggestion effect. जो वो आपको दिखाते हैं ना कि उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली हो रहा है किसी और के कहने पे और वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं बेसिक सजेशन इफेक्ट, उस बिहेवियर को। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसको हिप्नोटिस्ट एक तरीके से उनको एक अथॉरिटी दे देता है कि तुम जो भी करोगे ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं डाली जाएगी, उसमें हम ये सोचेंगे कि तुम हिप्नोटाइज हो गए हो इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो एक ना मतलब मेंटली ये चीज उनके माइंड में आ जाती कि अभी हम कुछ भी करेंगे तो लोग हमें उस तरह के से नहीं सोचेंगे कि ये पागल हो गया इसलिए कर रहा है, वो ये सोचेंगे कि क्योंकि ये हिप्नोटाइज हो रखा है इसलिए कर रहा है, इसलिए वो उस तरीके से बिहेव करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इट गिव्स पीपल एन एक्सक्यूज टू डू थिंग्स they might not otherwise do because burden of responsibility for their action falls on the hypnotist.
वही है ना कि लोग अपने उस टाइम पे वो सब चीजें करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हिप्नोटिस्ट पे आएगी उनके एक्शन की, क्योंकि उनको बोल तो हिप्नोटिस्ट रहा है ना करने के लिए। तो ये चीज होती है बेसिकली जो लोग उस टाइम पे इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल था, सैंपल आइटम्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी स्केल। तो ये वही है जिसमें मैंने बोला था ना, एक लिस्ट होती है जिसको हम बार बार सजेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि वो लोग कितनी बात मान रहे हैं आपकी। तो पहले उनको बोला जाता है पोस्चरल स्वे करने के, अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, आंखें बंद करने के लिए, फिर हाथ ऊपर नीचे, फिर फिंगर लॉक करो, आर्म हिलाओ। तो ये सारी चीजें बोलते बोलते धीरे धीरे आगे चलते हैं, जिससे ये समझ में आ जाता है कि वो सामने वाला पर्सन कितना इजीली हिप्नोटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये फैक्ट्स बताए हुए हैं, दो चीजें कि हिप्नोसिस से क्या हम कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपका। क्रिएट एमनीशिया फॉर वट एवर हैपन्स ड्यूरिंग द हिप्नोटिक सेशन एटलीस्ट फॉर अ ब्रीफ टाइम। जब वो हिप्नोटाइज हो जाता है पर्सन, उस टाइम पे वो जो चीज कर रहा होता है, कभी कभार ये जरूर होता है कि वो चीजें वो बाद में भूल जाता है थोड़े टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद फिर उसको धीरे धीरे याद आ जाती है कि वो एक्चुअली में उस टाइम पे क्या कर रहा था। तो ये चीज ठीक है कि थोड़ी देर के लिए एमनीशिया हो सकता है, भूल सकता है कि उसने क्या किया था थोड़े टाइम के लिए। और क्या कर सकते हैं, रिलीफ पेन, किसी की पेन हम ठीक कर सकते हैं उसको हिप्नोटाइज करके, अलाउइंग अ पर्सन टू रिमूव कॉन्शियस, क्योंकि उसका जो कॉन्शियसनेस है उस टाइम पेन से हट जाती है और सामने वाले की बातों पे चली जाती है जो वो बोल रहा है, तो उसको पेन रिलीफ हो जाती है। ठीक है। ऑल्टर सेंसरी परसेप्शंस, सेंसरी परसेप्शंस को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे स्मेल, हियरिंग, विजन, टाइम सेंस, ये सब कैन बी। अब आप जब दूसरे ऑल्टर्ड स्टेट में होते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आपको उस टाइम पे स्मेल, हियरिंग, विजन, पेन, टाइम, ये सब चीजों का ध्यान नहीं होता, इसलिए वो सब चीजें थोड़ी सी ऑल्टर हो सकती हैं। हेल्प पीपल रिलैक्स, रिलैक्स तो होते ही हो आप उसमें बहुत ज्यादा, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे आप फ्लाई करते टाइम एरोप्लेन में बहुत आपको डर लगता है, उस टाइम पे अगर आपको कोई थोड़ा सा हिप्नोटिज्म करके आपको रिलैक्स कर दे तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। तो ये चीजें यूज करते हैं हम हिप्नोसिस की। अब क्या चीजें नहीं हो सकती जो टीवी में दिखाते हैं, जैसे कि गिव पीपल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, किसी को हम सुपर ह्यूमन नहीं बना सकते हिप्नोसिस करके कि वो कुछ भी तोड़ देगा उस टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं होता। रिलायबली एनहांस मेमोरी, किसी की मेमोरी इंक्रीज नहीं कर सकते हम कि हिप्नोटाइज कर दिया उसको, उस टाइम जो बोला वो उसको बहुत अच्छे से याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेमोरी एनहांस नहीं होगी। रिग्रेस पीपल बैक टू चाइल्डहुड, हम किसी को अपने बचपन में वापस नहीं भेज सकते हैं। बच्चों की तरह लोग बिहेव करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम उसको बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने चाइल्डहुड में एक्चुअली चले जाते हैं। रिग्रेस पीपल टू सम पास्ट लाइफ, किसी को भी अपनी पास्ट लाइफ में या अपने पिछले जन्म में भेजना, ये भी बिल्कुल भी नहीं होता है हिप्नोसिस में। तो ये वो चीजें हैं जो हिप्नोसिस में नहीं कर सकते। उसके बाद आगे चलते हैं। हिप्नोसिस ऑल्सो इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रोवर्शियल टूल व्हेन यूज्ड इन थेरेपी टू हेल्प पीपल रिकवर। अब आपको पता ही है हिप्नोसिस लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। And in general, hypnosis is a handy way to help people relax or to control pain. तो समझ में आ गया इसका मेन एम क्या होता है कि लोग रिलैक्स हो जाए और उनकी जो पेन है वो कंट्रोल हो जाए। These subjective experiences are very much under people mental influence, और ये तभी होगा जब वो पर्सन एक्चुअली में इन्फ्लुएंस होना चाहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। Actual physical behavior is harder to change, and that is why hypnosis is not effective as changing eating habit or helping people. ये जो हिप्नोसिस है ये लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिजिकल को मुश्किल है। हम किसी की ईटिंग हैबिट्स नहीं बदल सकते, हम किसी को स्मोकिंग करने से नहीं रोक सकते हिप्नोसिस के थ्रू। सो हिप्नोसिस इज समटाइम्स यूज्ड इन साइकोलॉजिकल थेरेपी टू हेल्प पीपल कोप विद एंजाइटी, डील विद क्रेविंग्स ऑफ फूड और ड्रग्स। जो मेंटल एंजाइटी होती है या ड्रग लेने के लिए एडिक्शन होती है, वो सब चीजें हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। थ्योरीज ऑफ हिप्नोसिस में क्या है, देयर आर टू व्यूज ऑफ व्हाई हिप्नोसिस वर्क। वन एम्फसाइज द रोल ऑफ डिसोसिएशन
or a splitting of conscious awareness, whereas other involve the kind of social role playing. दो थ्योरीज हैं हिप्नोसिस की यहाँ पे. एक थ्योरी तो डिसोसिएशन टेक्निक का यूज करती है. डिसोसिएशन मतलब जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को दो जगह पे डिवाइड कर देते हैं. एक अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी तो आपको समझाऊंगी. डिसोसिएशन टेक्निक होती है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्लिट कर देते हैं, हमारा ध्यान दो चीजों पे कर देते हैं. और दूसरी है सोशल रोल प्लेइंग. सोशल रोल प्लेइंग में जैसे हम एक रोल प्ले कर रहे हो, जैसे किसी ड्रामा में हम रोल प्ले कर रहे हैं, उस तरीके से. तो पहली वाली है हिप्नोसिस एज डिसोसिएशन, द हिडन ऑब्जर्वर. तो इसमें अर्नेस्ट हिलगर्ड ने ये बोला है कि बिलीव दैट हिप्नोसिस वर्कड ओनली ऑन द इमीडिएट कॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन while a part of person mind remained aware of all that was going on. इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा. जैसे सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो और ड्राइविंग करते करते आप ये सोच रहे हो कि आपने ऑफिस जाके क्या करना है, उसके बाद आपने कैसे क्या क्या काम करने हैं. तो तब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप ठीक बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है साइड से गाड़ी आ रही है तो आप हॉर्न मार रहे हो, आप अपनी टर्न ढंग से ले रहे हो गाड़ी चलाते चलाते. तो आपका एक माइंड जो है वो तो ड्राइविंग कर रहा है, और आपका एक माइंड है जो वो सोच रहा है कि आपने ऑफिस जाके क्या करना है. तो ये होता है डिसोसिएशन. मतलब आपने अपनी कॉन्शियसनेस को दो जगह पे डिवाइड कर दिया. एक जगह फिक्स है जो ड्राइविंग पे ध्यान दे रही है और उसमें कोई गलती नहीं हो रही, आप बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हो. और एक जगह फिक्स है जो आप सोचते जा रहे हो कि आपने क्या करना है. और जब आप सोचते 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 आप पहुंच जाते हो अपने ऑफिस, तो कई बार आपको लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने रास्ता तो देखा ही नहीं जहां से मैं आया इस बारी. तो वो चीज होती है हिप्नोसिस में भी, कि एक तो कॉन्शियस माइंड है जो आपसे एक्शन करवा रहा है, और एक कॉन्शियस माइंड हिडन होता है जिसको पता है कि आप क्या कर रहे हो. तो इसमें क्या होता है, जो हिप्नोसिस है ना, वो कॉन्शियस माइंड को, जो इमीडिएट कॉन्शियस माइंड है, जो अलर्ट है, उसको टारगेट करता है. और जो हिडन माइंड होता है ना, जो अंदर होता है उसके, वो अवेयर होता है कि क्या चल रहा है. तो जो बाहर वाला कॉन्शियस माइंड है वो तो उसके हिप्नोसिस में आ जाता है, और जो अंदर वाला है उसे पता होता है कि क्या हो रहा है. इट इज द सेम काइंड ऑफ डिसोसिएशन टेक प्लेस व्हेन पीपल ड्राइव समवेयर फैमिलियर एंड देन वंडर हाउ दे गेट देयर. तो वही है, जैसे आप ड्राइव करते करते कई बार सोचते हो यहाँ कैसे आ गए, आपने रास्ते में तो कुछ देखा नहीं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था. तो वन पार्ट ऑफ द माइंड, द कॉन्शियस पार्ट, इज थिंकिंग अबाउट डिनर और डेट और ये सब. ये मैंने ड्राइविंग वाला जो आपको बताया था ये वही समझा रहे हैं. व्हेन पीपल अच्छा, Hilgard believes that there is a hidden part of the mind that is very much aware of the hypnotic subject's activities and sensations, even though hypnotized part of the mind is blissfully unaware. तो हिडन माइंड है आपका, उसको पता होगा आप क्या कर रहे हो, इसलिए वो आपको कोई गलत काम करने से रोकेगा. लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो हिप्नोटाइज हो गया है, वो सारी चीजें करेगा जो आपको हिप्नोटिस्ट बोल रहा है. In the study, subjects were hypnotized to put their arms in ice water, although they were instructed to feel no pain. एक स्टडी करी थी मिलर एंड बॉवर्स ने 93 में, जिसमें उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को बोला था कि हम आपको जब हिप्नोटाइज करेंगे तो उसके बाद आपने अपना जो हाथ है ना वो आइस वाटर में डालना है, बर्फ वाले पानी में, और आपको पेन फील नहीं करनी है. तो ये उनको हिप्नोटाइज करके बोला गया कि आप अपना हाथ डालो इसमें और आपको कोई पेन फील नहीं होगी. तो पेन तो होनी थी क्योंकि आप पेन तो फील होने से रोक नहीं सकते. तो देयर हैड टू बी पेन. मोस्ट पीपल कांट इवन गेट एन आइस क्यूब आउट ऑफ द फ्रीजर विदाउट सम पेन, बट सब्जेक्ट्स रिपोर्टेड नो पेन एट ऑल. तो क्या हुआ, जो एक्चुअली में उनको बोला गया था कि आपको निकालना है आइस क्यूब में हाथ डाल के, तो उन्होंने ऐसा करा और उन्होंने बोला हमें कोई पेन नहीं हुई. जबकि ऐसा तो होता नहीं है, आप जब ठंडे पानी में हाथ डालते हो तो आपको पेन तो होती है ना. तो ये चीज उन्होंने देखी थी कि उनको एक्चुअली में पेन नहीं हुई क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जो है वो उनकी जो सेंसेस है वो भी ऑल्टर हो गई थी. सो सब्जेक्ट्स हु वर सक्सेसफुली एट डिनाइंग द पेन आल्सो रिपोर्टेड दे इमेजिन बीइंग एट द बीच और समवेयर. तो उनसे पूछा कि आपको क्यों पेन, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे जो आपको पेन नहीं हुई. तो उन्होंने बताया कि हम ये सोच रहे थे कि हम कहीं बीच पे हैं या हम कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब कोई गर्म जगह पे है, इसलिए उनको पेन फील नहीं हुई. तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था. तो ये थ्योरी हमने क्या डिस्कस करी, डिसोसिएशन वाली, कि जिसमें हम अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्लिट कर देते हैं दो जगह पे. दूसरी थ्योरी है रोल प्लेइंग वाली. रोल प्लेइंग में वो कह रहा है कि हम एक रोल प्ले करते हैं.
The other theory of hypnosis works began with an experiment in which participants who were not hypnotized were instructed to behave as if they were. These participants had no trouble copying many actions previously thought. तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए, उनको बोला कि आप ऐसे बिहेव करना जैसे कि आपको हिप्नोटाइज कर दिया है और आप वो सारी चीजें करना जो एक हिप्नोटाइज पर्सन करता है, और उन्होंने एक्चुअली में वो करा और पता नहीं चल रहा था कि वो हिप्नोटाइज है या नहीं है। जैसे ये वाली चीज है, यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है, तो यहाँ ये जो पर्सन कर रहा है ये एक्चुअली में हिप्नोटाइज नहीं है, वो पूरा कॉन्शियस है, लेकिन फिर भी वो चीज कर पा रहा है जो एक हिप्नोटाइज पर्सन करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिप्नोटाइज आपको करेंगे तो आप वो चीजें कर लोगे जो एक्चुअल में आप नहीं कर सकते। So यहाँ पे है, the researchers also found out that participants who were not familiar with hypnosis and had no idea what the role of hypnotic subject was supposed to be could not be hypnotized. और जो ऐसे लोग थे जिनको hypnotization के बारे में कुछ नहीं पता, वो hypnotize हो भी नहीं पाए, क्योंकि इसमें लोगों को पता होना चाहिए कि actually में उन्हें hypnotize होना है। Add to those findings the later findings of Kirsch that expectancies of the hypnotized person play a big part in how person responds and what person does. तो जो आप जिसको हिप्नोटाइज कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेंसी कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे, तो वो बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज का कि वो कितना हिप्नोटाइज होगा। तो एक थ्योरी है यहाँ पे, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस assumes that people who are hypnotized are not in an altered state but merely playing a role expected of them in a situation. तो ये वाली थ्योरी ये कह रही है कि लोग जो हिप्नोटाइज होते हैं वो किसी ऑल्टर स्टेट में नहीं होते, वो एक्चुअली में वो कर रहे होते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया है। They might believe that they are hypnotized, but in fact it is all a very good performance, so good that even participants are unaware of what they are role playing. तो ये थ्योरी बहुत ही एक अलग बात कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो हिप्नोटाइज होते नहीं हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो हिप्नोटाइज हो गए हैं और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि उन्हें खुद नहीं ये पता होता है कि वो रोल प्लेइंग कर रहे हैं। तो ये थ्योरी थोड़ी सी इस तरीके से बोलती है कि इसमें कोई हिप्नोटाइजेशन नहीं होती, बट वो चीज कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Social roles are very powerful influence on behavior as anyone who has ever worn a uniform. अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया यूनिफॉर्म का। आप खुद ही देखो कि जब आप एक यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो आप उस तरीके से बिहेव करते हो जैसे उस टाइम पे उस पर्सन को करना चाहिए जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन जब आप वो चीज उतार देते हो तब आप नॉर्मल बिहेव करते हो। तो जैसे यूनिफॉर्म हमारे ऊपर जो असर करती है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि हिप्नोटाइजेशन असर करती है। जैसे आप हिप्नोटाइज होते हो तो वैसे बिहेव करते हो जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया गया है। एक यूनिफॉर्म पहनने वाला पुलिस ऑफिसर उस टाइम वैसे बिहेव करेगा जैसे उससे एक्सपेक्टेड है, चाहे वो वैसा ना भी हो। ऐसे ही हिप्नोटाइजेशन में हम वैसे बिहेव करते हैं जैसा हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये थ्योरी भी थोड़ी बहुत ठीक लगती है कहने में कि ये भी हो सकता है हिप्नोटाइजेशन में। तो ये दो थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी। तो इसकी समरी है यहाँ पे, कैन बी असेस्ड बाय स्केल ऑफ हिप्नोटिक ससेसिबिलिटी। हम चेक कर सकते हैं कि कौन कितना हिप्नोटाइज हो सकता है। इंडक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स रिलैक्स, फोकस, परमिशन टू लेट गो। तो क्या होता है, उसको बोला जाता है फोकस करो और जो भी है उसको जाने दो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है थॉट। पर्सन बीइंग हिप्नोटाइज इन कंट्रोल कैन नॉट बी हिप्नोटाइज अगेंस्ट हिज और हर विल। तो जो हिप्नोटाइज हो रहा है वो अपनी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इसको थेरेपी में यूज किया जाता है पेन, एंजाइटी और क्रेविंग्स कम करने के लिए। और इसकी दो थ्योरीज हैं, डिसोसिएशन और सोशल कॉग्निटिव, जो अभी हमने पढ़ी। अब लास्ट में इस टॉपिक को खत्म करने से पहले यहाँ पे क्विज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स। तो इसमें से कौन सा है जो स्टेप नहीं है हिप्नोसिस का, जो अभी हमने पढ़ा था। पुटिंग अ पर्सन टू स्लीप, यही वाला है, पहला वाला ही है। सोने के लिए तो हम बोलते ही नहीं है उसमें। सेकेंड, द टेंडेंसी टू एक्ट एज दो योर बिहेवियर इज आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड इनवॉलेंट्री। जब लोग दिखाते हैं कि हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, बेसिक सजेशन इफेक्ट। थर्ड, हिप्नोसिस हैज बीन सक्सेसफुली यूज टू। हिप्नोसिस किस चीज में सक्सेसफुली यूज किया गया है आज तक, क्या करने में, रिड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन, लोगों की पेन कम करने के लिए। सुपर ह्यूमन बनने के लिए नहीं है, मेमोरीज को बढ़ाने के लिए भी नहीं है और उनको बचपन में भेजने के लिए भी नहीं है, पेन कम करने के लिए यूज हुआ है।
और चौथा है इन द डैश थ्योरी ऑफ हिप्नोसिस अ पार्ट ऑफ पर्सन माइंड इज नॉट हिप्नोटाइज एंड फुली अवेयर। कौन सी थ्योरी ये कह रही है कि एक पार्ट उसका फुली अवेयर होता है, तो वो डिसोसिएटिव थ्योरी है जिसमें वो दो चीजों में डिवाइड हो जाता है। तो इस टॉपिक को ये खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस